हैं, चाहे वो छंद में लिखी गई हों या मुक्त छंद में लिखी गई हों, वह अपने पाठकों के अंतःकरण का घनत्व बढ़ाती हैं। आप जैसा होते हैं उसको पढ़ते समय आप थोड़े परिवर्तित होते हैं, उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपका मन, आपका चित्त बदल जाता है, आपका विचार थोड़ा और गहरा और गंभीर होता है। और एक रचनाकार यही करता है, उसकी यही भूमिका होती है। अगर इतनी बात है तो फिर तो क्या कहिए। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी कविताओं का मैंने जितना अध्ययन किए कि रामदरस जी की जो कविताएं हैं वहाँ पर आपको कोई दूर की कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे क्या वही जो चमत्कार की बात आई, क्या विषय उठा दिया। रामदरस जी की कविताओं को पढ़ते हुए मित्रों आपको लगेगा कि बिल्कुल आंख के सामने होकर भी जो सत्य उपेक्षित था या उपेक्षित है, वही सत्य उनकी कविता में आकर के जो है बहुत सहजता और सतर्कता के साथ प्रस्तुत करके एकदम आपके सामने रख देते हैं। और आपको लगता है अरे मैं तो इसको देख करके भी नहीं देख पा रहा था, कैसे ये हमसे अछूता रह गया था। यह जो आंखों के सामने रहकर भी उपेक्षित पड़ी चीज़ों को साहित्य में लाना, ये बड़ी बात, यही साहित्यकार का काम होता है। जो सबको दिख रहा है उसका क्या, जो है तो सामाजिक विषमता कुरूपता का समुद्र भी, ये फिर वही है। अक्सर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, दोनों एक साथ सध नहीं पाता। जो लोग प्रेम की दुनिया में उतरते हैं उनसे ये जो विषमता की कुरूपता है वह सध नहीं पाती, और जो लोग उधर जाते हैं उनसे ये प्रेम नहीं सध पाता। बहुत समर्थ जो होगा उसी से सधता है। और कहने की ज़रूरत नहीं कि रामदरस जी के वहाँ ये दोनों चीज़ें सधती हैं, सधी ही नहीं अब वो मानक बन गई हैं, वो हमारे सामने उपस्थित हैं। यह भी है। और एक महत्वपूर्ण बात, हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, रीतिकाल में और बाद में भी परकीया प्रेम की कविताएं भरी पड़ी, द्वितीया के लिए लिखी गई कविताएं भरी पड़ी हैं। लेकिन हमारी जो अपनी परंपरा है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है, वह स्वकीय के प्रेम को ही उत्तम मानती है, दाम्पत्य रति को ही उत्तम मानती है। और रामदरस जी के वहाँ प्रचुर संख्या में दाम्पत्य रति की प्रेम कविताएं हैं, जो ये बताती हैं कि भारतीय गृहस्थ का जीवन कैसा होता है, भारतीय मन कैसा होता है, यह जो भारतीय पारिवारिक संरचना है उसका जो महत्व पूरी दुनिया में है वो बनता कैसे है, वो निखरता कैसे है। उन कविताओं के बीच से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ निकल करके आएगी। मैं यह सेमिनार किया, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे याद किया, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, बीज का अर्थ होता है लोग यहाँ पर मैं औचकसा देख रहा, भगे जा रहे लोग यहाँ पर मैं औचकसा देख रहा, सच कहते हैं लोग कि मुझ में अभी बहुत नादानी है। तो जहाँ लोग भाग रहे हैं वहाँ एक ऐसा नादान व्यक्ति खड़े होकर दुनिया को देखता है औचक भाव से, और उस पर जब लिखता है तो हम चकित रह जाते हैं। तो ये जो सौंदर्य है, दोनों के बीच की आवाजाही है, एक मासूमियत और दूसरा उसके भीतर का जो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसको किस तरीके से ले रहा है लेखक और कैसे दुनिया को दे रहा है, प्रतिलक्षित किस तरह से कर रहा है, ये बहुत खूबसूरत सा आदान प्रदान है। मिश्र जी का बहुत बहुत हम लोग हमेशा ये कालजयी कृतियाँ उनकी रही हैं हमारे बीच में। मैं इससे पहले कि अब अगले वक्तव्य के लिए बुलाऊं, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि किताब घर प्रकाशन के प्रमुख आदरणीय सत्यव्रत जी भी हमारे बीच में बैठे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि यहाँ के में ऐसा कुचिलापन है कि आप लोग देर तक हंसते रहे। आदरणीय सुरेंद्र समय बहुत कम है और ये बताने के लिए भी समय बहुत कम है। जिंदगी जी है कि बिताई है। आदरणीय मिश्र जी, आपने जिंदगी जी है, बिताई नहीं है। आप बदले की भावना में विश्वास रखते हैं, ये मुझे बताया। तो आप जान रहे मैं आपके 100वें इस पर आया हूँ, तो आप भी मेरे 100वें पर आने दीजिए।
गुरु अभी जाने की जल्दी मत करना, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। कविता इन दिनों जो स्थिति है, बड़ी तकलीफ होती है। संकट पर कविता लिखनी चाहिए या कविता के जरिए संकट पैदा करना चाहिए? आज अधिकांश इवेंट के लिए बुला रहे हैं है आपको 213 में कि हम अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं। मंच की स्थिति तो और भी खराब है। एक ने मेरे सामने मेरी कविता पढ़ दी। मैंने भाई ये क्या किया तैने? बोले उस कवि सम्मेलन में ये कविता तुमने मुझे समर्पित की थी तो मेरी हो गई। ये भी जवाब होता है। पर सबसे बड़ी बात ये है, लेखन हृदय से होना चाहिए, बुद्धि से नहीं होना चाहिए। आज जो स्थिति खराब हुई है, 4 पंक्ति मेरी हैं, उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी। पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और मुझे समझने में पसीने आ गए। आप जिसके लिए लिख रहे हो, अगर वही नहीं समझ पा रहा है तो उस लेखन का कोई मतलब नहीं होता। कविता जीवन यापन के लिए नहीं, कविता आप जीते हैं तो लिखना चाहिए। जैसा आप लिखते हो वैसा ही, अगर आप अपने आचरण में अगर वैसे नहीं है तो मेरे ख्याल से कविता नहीं लिखनी चाहिए। योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतने ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। विचार जब मर जाए तब स्थिति और हो जाती है। मैं आज तक नहीं सोच पाया, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राम भक्त करोड़ों कमा रहे हैं, जो चंदन घिसकर मर गया तुलसीदास। और उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? कभी इस पर विचार। एक 4 पंक्ति और दे देता हूँ मैं। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, जिसने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही। आदरणीय आप शिक्षा मंत्री थे तब एक बात कहना चाहता था, नहीं कह पाया। आज कह रहा हूँ। हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिया। क्या ही अच्छा होता, सारे भारतीय भाषाओं का दिवस सब 14 सितंबर ही होता, तो भाषा के झगड़े खत्म हो जाते। हम आपस में एक ही दिन सारी भाषा भाषी वाले लोग उस उत्सव की तरह से मनाते, ना कि हिंदी की तरह से मनाते। तो एक बेहतर ढंग से हम भारत को भारतीय बना सकते थे। हर व्यक्ति को आप आए, आप
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष की हैसियत से आज यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, हिंदी अकादमी के उसमें तो नहीं आते, लेकिन रामदास मिश्र जी के उसमें इतनी भीड़ अगर है तो आपके प्रेम, आपके काम उसकी वजह से है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सात पर्दों में जिसे छुपा कर रखा था उसे बिल्कुल बेरहमी से निकाल दिया निखिल जी ने। और देखिए कि कैसा चित्र बनाया है आपने। एक बार सभी को दिखा दें, घुमा दें। ये वो विभाग जो मिश्र जी को पन्ना दर दर पन्ना पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है, गढ़ती भी है और गढ़ाती भी है, ऐसा विभाग आज शंकर जी, आचार्य जी, जैन श्रीवास्तव जी, हमारे अमोद जी, सुरेश शर्मा जी, मैं नाम बहुत भूलता हूँ। मैं अभिभूत हूँ आज आपके प्यार और सम्मान की बारिश होती रही। मैं मन ही मन भीगता रहा और आपके प्रति आभार के गीत गाता रहा। दरअसल खालसा कॉलेज से मेरा बड़ा गहरा संबंध है। यहाँ हमेशा हिंदी विभाग में विद्वानों की एक श्रृंखला रही है, तब से लेकर आज तक। उन दिनों महेश सिंह और नरेंद्र मोहन हुआ करते थे, बड़े लेखक थे, और प्रायः वे खालसा कॉलेज में गोष्ठियाँ करते थे, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, और मुझे केंद्र में रखते थे। आज वह एक छोटी सी गोष्ठी एक महान गोष्ठी के रूप में हमारे प्राचार्य जी की कृपा से रूप ले रही है। प्राचार्य जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं बल्कि मेरे माध्यम से पूरे हिंदी जगत का सम्मान किया है। खालसा कॉलेज का महत्व एक पिता के रूप में भी जानता हूँ। मुझे मालूम है मेरी बेटी जब और कॉलेजों में जगह खोज रही थी तो खालसा कॉलेज ने आवाज़ दी, कहाँ भटक रही हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये तुम्हारा घर है। और यहाँ आकर इतनी खुश है, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे टीचरों के बीच में, अच्छे विद्यार्थियों के बीच में। तो मित्रों, मैं इस समय बहुत तहे दिल से आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बाहर से हमारे परम मित्र अनुज रामदेव शुक्ल आए हुए हैं, वो कल बोलेंगे। श्रीवास्तव जी हमारे बहुत प्रिय हैं और इन लोगों के साथ जो मेरे प्रिय संबंध है उसका मैं नाम नहीं ले सकता। इतना अगाध है, इतना गहरा है
ना कि लोक के स्नेह में सदा रहूं, है कामना कि लोक के स्नेह में सदा रहूं, हो भाव या अभाव में कभी न अनमना रहूं, हो भाव या अभाव में कभी न अनमना रहूं, सता रही इन्हें उन्हें महानता के लालसा, सता रही इन्हें उन्हें महानता के लालसा, मुझे है जा मैं सदैव आदमी बना रहूं।